चलिए दोस्तों, तो आज अपन मौर्य वंश की जानकारी लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिकंदर, साथ ही साथ में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी और कहानी के माध्यम से आपको समस्त चीज़ों की जानकारी और उसे समझा दिया था कि किस तरीके से चाणक्य घनानंद द्वारा अपमानित होने पर चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात करता है और उसको प्रशिक्षित करके घनानंद से अपना बदला लेता है। और अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सामान्य जानकारी जो है पूछी जाती है। अगर एग्ज़ाम में जैसे पेपर परीक्षा इत्यादि में मैंने देखा है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक विदेशी व्यक्ति भारत आया था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, मेगास्थनीज। तो संभवतः इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और कभी कभी ये भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश रहा है, उस मौर्य वंश को जानकारी, जैसे मौर्य वंश की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसके स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि किसके माध्यम से हमें जो है पूरे मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो जैसा कि आपने नाम चाणक्य का सुना होगा, तो चाणक्य की अगर हम बात करें तो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है या कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जिसके बारे में आपने सुना होगा, मैंने कई बार चर्चा भी की है। लगभग 15 अधिकरण हैं इसमें, 15 अधिकरण, 180 प्राधिकरण और 6000 श्लोक है इसमें, जिसके माध्यम से हमें लोक प्रशासन, राजनैतिक और अर्थशास्त्र, इन तीनों चीज़ों की जानकारी मिलती है। और वह किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। यानी कि मौर्य वंश की जानकारी हमें इन तीन चीज़ों से प्राप्त होती है। यानी तीन चीज़ों की बात अगर करें, अर्थशास्त्र में ये तीन जो 15 अधिकरण है, 180 प्राधिकरण है और 6000 श्लोक। ठीक है, इसके अलावा आपने अभी जैसे मैंने नाम लिया मेगास्थनीज, जो कि कौन था? सेल्यूकस निकेटर। जो चंद्रगुप्त का युद्ध सेल्यूकस निकेटर से हुआ था, उसके द्वारा भेजा गया एक दूत था मेगास्थनीज, जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका पुस्तक के माध्यम से भी हमें मौर्य प्रशासन की संपूर्ण जानकारी लगभग मिलती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसको मैं बगल में लिख देता हूँ, जैसा कि बौद्ध ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ में एक तो है आपका दिव्यावदान, जिससे मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। दिव्यावदान के अलावा महावंश, यह भी एक ग्रंथ है। और एक है आपका दीपवंश। अब देखिए, ये तो सामान्य है कि आपको बौद्ध के बारे में पता है, चाणक्य के बारे में पता है और मेगास्थनीज के बारे में भी आपको पता है, जानकारी है, क्योंकि आप बचपन से जो है इनके बारे में सभी चीज़ें लगभग आप पढ़ते आ रहे हैं। अब हम वही बात करें कि जैन धर्म में भी क्या हमें ऐसा लगता है कि क्या जैन धर्म में भी ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो निश्चित रूप से जैन धर्म में भी या जैन ग्रंथों से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैन ग्रंथ के आधार पर या जैन धर्म में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोमदेव, और इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था तथाकथित सागर, जिससे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक हेमचंद्र भी रहे हैं आपके, हेमचंद्र, ये भी जैन धर्म से ही संबंधित रहे हैं। और इन्होंने जो लिखा परिशिष्ट पर्वम
जिससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। ठीक है, ये तो साहित्यिक स्रोत आ गए। एक जैसे मैंने कल ही चर्चा की थी आपके सामने, या सॉरी पिछले वीडियो में मैंने जो चर्चा की थी आपसे कि हम विशाख दत्त के बारे में जानते हैं। विशाख दत्त का नाम आया था और इसने एक नाटक लिखा मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य प्रशासन की लगभग जानकारी मिलती। अब पुरातात्विक साक्ष्य में अगर हम आ जाते हैं कि जो पुरातन चीज़ें हैं जो मौर्य काल की रही हैं जिनसे हमें उनकी जानकारी मिलती है, तो उसमें जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है और सबसे बड़ा उदाहरण तो अशोक के अभिलेख हो गए। इसके अलावा कुछ सिक्के जो हमें मौर्य वंश से प्राप्त होते हैं, मौर्य वंश के शासनकाल के सिक्के प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अब देखिए विदेशी यात्रा का विवरण, जैसे अगर आपने सबसे शुरू में मैंने वीडियो डाला था कि इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं, अगर वो नहीं देखा आपने, 9 से 10 मिनट का है वो वीडियो, आप निश्चित रूप से देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। हमने साहित्यिक स्रोत देख लिया। पुरातात्विक में मैंने बता दिया कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, सिक्के हैं, और इसके अलावा अशोक के अभिलेख सबसे बड़े उदाहरण हैं मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब विदेशी यात्रियों के अगर हम विवरण की बात करते हैं तो जैसे स्ट्रैबो था, प्लिनी था, और इसके अलावा आपका जस्टिन था, प्लूटार्क था, मेगस्थनीज था और निर्याकस था, टॉलमी थे। ये सब क्या है कि मौर्य वंश की जानकारी हमें देते हैं इनके यात्रा के माध्यम से। जो इन्होंने किताबें या पुस्तकें लिखी उससे हमें मौर्य वंश की संपूर्ण जानकारी मिलती। सबसे बड़ा तो उदाहरण ये माना जाता है कि लगभग यानी कि 70 से 80% तक की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिल जाती है, जो कि इतने भागों में छपी हुई है, अधिकरण प्राधिकरण श्लोकों के माध्यम से, जिसमें हमें मौर्य वंश के संपूर्ण राजनीतिक वर्णन और इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां, साथ ही साथ में लोक प्रशासन की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। ये तो हमने जान लिया स्रोत। अब हम शुरू करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि लगभग 322 ईसा पूर्व, कुछ जगह पे 323 ईसा पूर्व और कुछ जगह पे आपको 324 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा। इसमें से देखिए कोई भी तिथि गलत नहीं है, लेकिन मुख्यतः जो प्रमाणिक तिथि मानी जाती है वो 322 और 323 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। अब मन में ये कभी कभी शंका उत्पन्न हो जाएगी आपके, डाउट जो होगा, डाउट यहाँ पे होगा कि सर अगर एग्जाम में तिथियां आ जाएं कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो हम किस तिथि को सही मानेंगे? तो आप ये सोचो कि एक साथ चारों ऑप्शन में 322, 23, 24, 25 आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि एग्जाम बनाने वाला कभी भी ऐसी तिथियां नहीं डालता है जिससे आपको डाउट हो जाए, और उससे क्या हो जाएगा कि नुकसान उन्हीं का है। क्योंकि मान लीजिए कई ऐसी प्रमाणित पुस्तकें हैं जिसमें लगभग 322 ईसा पूर्व माना गया है, कई प्रमाणित पुस्तकों में 323 माना गया है और कई प्रमाणित पुस्तकों में 324 माना गया है। अब अगर उसने चारों तिथियां एक साथ दे दी तो इससे क्या होगा कि जब भी रिजल्ट आएगा, अगर वो क्वेश्चन को गलत माना जाएगा तो उसमें हम याचिका लगा सकते हैं कि किस आधार पर आपने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है, दूसरे ने ये पढ़ा है, तीसरे ने ये पढ़ा है, और लगभग सभी प्रमाणित पुस्तकें हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। इसीलिए कंफ्यूजन कभी नहीं देता है। 322 अगर देगा तो 323-24 नहीं देगा, 323 देगा तो 22-24 नहीं देगा, और 324 देगा तो 22-23 नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, तो मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर के 322 में तो स्थापना हुई, लेकिन शासन कब तक चला है मौर्य वंश का? 184 ईसा पूर्व तक चला है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के
322 साल पहले से लगभग 184 साल पहले तक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म को जब 184 साल बचे हुए थे तब मौर्य वंश पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे अशोक के बाद से ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश का जो सबसे शक्तिशाली जो महान सम्राट था, चंद्रगुप्त तो था ही, लेकिन उसका पौत्र अशोक सर्वाधिक महान रहा है। और विश्व इतिहास में हम अगर भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं तो विश्व के इतिहास में केवल 2 ही राजाओं का उल्लेख मिलता है, एक तो अकबर और दूसरा अशोक सम्राट। इसके अलावा अन्य किसी राजाओं का कोई उल्लेख विश्व इतिहास में नहीं है महानतम राजाओं में से। ठीक है, तो अशोक की जैसे ही मृत्यु होती है तो अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश शीघ्र ही पतन की ओर चला जाता है, क्योंकि जब जब सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है तब तब सभ्यता का शीघ्र ही पतन हो जाता है। ये लगभग मैं 50वीं या 60वीं बार आपको बता रहा हूँगा कि ये मैंने कई बार बोला है। और अशोक के समय में मौर्य वंश जो रहा है वो अपने चरम पर रहा है, चरमोत्कर्ष पर रहा है, और जैसे ही अशोक की मृत्यु हो जाती है तो ये वंश पतन की ओर चला जाता है। और अंततः एक ऐसा समय आता है कि जब मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या एक व्यक्ति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग उसके द्वारा कर दी गई और मौर्य वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया और ब्राह्मण वंश आ गया जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू कर लेते हैं मौर्य वंश में। सबसे पहले तो हम देखिए किसी भी राजा के बारे में जब हमें जानकारी लेना चाहिए या किसी भी वंश के बारे में हमें पढ़ना चाहिए तो सबसे पहले याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी वंश हम पढ़ रहे हैं तो उन वंशों की जानकारी हमें प्राप्त कैसे होती है, यानी कि उनके साक्ष्य क्या हैं। जैसे मैंने आपको 3 साक्ष्य बता दिए, पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी यात्री। और इसके पश्चात जब आप कोई वंश पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस वंश का टाइम पीरियड देखिए, यानी कि समय देखिए। तो लगभग हम मान लेते हैं कि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। अच्छा, इस दौरान थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी पिछले 2 वीडियो में जो है क्वेश्चन आए थे, एक सुचित त्रिपाठी वही क्वेश्चन लगभग पूछ रहे थे। अब सुचित त्रिपाठी ही हैं या उनके नाम से और कोई भी था, शायद एक बार मैंने देखा था। तो आपका क्वेश्चन ये था बीच में कि भारत पर सिकंदर ने क्या आक्रमण किया? तो नहीं, उसने प्रयास किया था पर आक्रमण नहीं कर पाया। 326 ईसा पूर्व के लगभग जब घनानंद का शासन चल रहा था तो उसने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। केवल पौरस जैसे राजा को ही बस हरा पाया और उसके पश्चात वो लौट गया था। 329 में शायद आक्रमण किया था और 326 ईसा पूर्व में लगभग उसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। उसने प्रयास तो किया परंतु आक्रमण नहीं कर पाया। इसके अलावा आपने पूछा था कि राजा पौरस का क्षेत्र क्या है, तो जो पंजाब का क्षेत्र है, चिनाब से झेलम तक का जो क्षेत्र था वो राजा पौरस का एरिया था। वहीं पर पुरुवास उस क्षेत्र को लगभग कहते थे, जिसकी राजधानी संभवतः, देखिए एग्जैक्ट नहीं, संभवतः लाहौर के आसपास रही है और वहीं का राजा कौन था? पौरस था। ठीक है, तो आपने ये 2 क्वेश्चन लगभग आए थे और इन 2 क्वेश्चनों के मैंने उत्तर आपको दे दिए। और भी जो डाउट है चाहे तो आप आज कमेंट में कर दीजिए तो अपन उसको पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर आप ये सोचें कि भाई टीचर्स से हम तुरंत पूछे, टीचर्स तुरंत जवाब दे दे, तो देखिए हम लोग सर्वज्ञ नहीं होते, हमें भी संपूर्ण जानकारी नहीं होती, लेकिन जितना होती उसके बारे में लगभग हम पढ़ते हैं। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा है तो एक बार हमारे मन में संशय होता जरूर है कि इन्होंने ये प्रश्न पूछा है, तो हम भी क्या करते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर पहले खोजते हैं, इसके पश्चात आपको उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल हमने तुरंत आपको उत्तर दे दिया और पता चला आपने कुछ और पढ़ा, नहीं। हम पहले पूरे प्रश्नों के उत्तर की जांच करते हैं, उसके तथ्यों को खोजते हैं, उसके पश्चात जो है हम आपको उत्तर देते हैं। कभी कभी जिन प्रश्नों पर हमको बिल्कुल निश्चिंत रूप से कोई शंका नहीं होती, हम तुरंत उसका उत्तर कमेंट में, लाइव चैट में आपको दे देते हैं।
लेकिन जिन प्रश्नों में कभी हमें संशय हो कि हाँ हो सकता है इसके 2-4 उत्तर हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो प्रमाणित उत्तर है वह क्या है, तो उसको हम पढ़ते हैं, उसके पश्चात आपको उसका जवाब देते हैं। तो कभी भी ये मन में न सोचें कि आपने प्रश्न पूछ लिया है और लगातार जैसे कमेंट बहुत सारे आते रहते हैं और हम क्या है कि उस टाइम पे एट द टाइम प्रेजेंट ना हो पाए, कुछ काम में लगे रहें, लेकिन वीडियो ऑन रहता है, तो फिर जब कमेंट पढ़ते हैं तो लेट थोड़ा सा रिप्लाई देते, परंतु देते अवश्य हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो भी डाउट हो आप कमेंट पे पूछिए, हम उसे पढ़ेंगे और पढ़ने के पश्चात क्या है कि उसका सटीक उत्तर खोज के आपको जो है उसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मौर्य वंश में हम सबसे पहले वंश के समय को जानते हैं कि समय यानी कि 322 से 184 ईसा पूर्व। इसके पश्चात हमें इसकी जानकारी कैसे लेनी चाहिए कि इसमें जो राजा हुए हैं वो कौन कौन से हुए। तो सबसे पहला जो राजा हुआ था जिसने इस वंश की स्थापना की थी उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात जो उसका बेटा था उसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के पश्चात उसका बेटा था अशोक। प्रायः जब भी आपको पढ़ने को मिलेगा तो इन 3 राजाओं के नाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक राजा का नाम आपको और मिल जाएगा और उसका नाम था बृहद्रथ। ये अंतिम राजा रहा है, ये शुरू के 3 राजा रहे। ठीक है, हालांकि अशोक के बाद अशोक का बेटा दशरथ जो कि राजा बना था, ठीक है, कई जगह पे उल्लेख मिलता है, परंतु हम इनको नहीं पढ़ते हैं। इसको ही क्यों पढ़ते हैं और इन तीनों को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कारण ये है कि कहीं ना कहीं मौर्य वंश जब अपने चरमोत्कर्ष पर रहा है तो इन्हीं 3 राजाओं के सहयोग से रहा। जैसे ही हमने राजा मुख्य रूप से पढ़ लिए तो राजा के पढ़ने के पश्चात राजाओं का कार्यकाल देखा जाता है तो लगभग 322 ईसा पूर्व से ये 298 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, 298 ईसा पूर्व। और वहीं बिंदुसार का अगर हम समय ले लें तो 298 ईसा पूर्व से लगभग 272 ईसा पूर्व। इसके पश्चात अशोक, हालांकि अशोक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर्टिकुलर 2 से 3 क्लासेस में मैं इसे ख़त्म करने का प्रयास करूंगा, इसलिए अशोक को अभी अपन छोड़ देते हैं और अशोक के बारे में अपन बाद में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। देखिए, घनानंद की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और मौर्य वंश की स्थापना करने के पश्चात सबसे पहले उसने अपनी प्रजा के लिए सभी प्रकार के महत्वपूर्ण और लोक प्रशासन के हित के हेतु उसने कार्य किए। ठीक है, यद्यपि ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक निरंकुश शासक रहा है, परंतु उसका निरंकुश होना जनता की भलाई के लिए रहा है। ठीक है, क्योंकि वह संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक एकता में अखिल भारतीय संघ की स्थापना करते हुए और सबको एक साथ सुखी देखना चाहता था। यही कारण था कि उसके राज्य में दंड की जो विधियां थी वो थोड़ा कठोर अवश्य रही हैं, परंतु वह जनता के हित में रही। ऐसा कई इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहते हैं। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जैसे ही राजा बनता है उसके शुरू के लगभग 10 से 12 साल संपूर्ण साम्राज्य को विस्तार करने में और उसके जितने भी कार्य हैं जो असमंजस में पड़े हुए थे उन्हें ठीक करने के उद्देश्य से उसने कार्य किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय पे भी दास प्रथा प्रचलित थी और जनता पर जो भी उसने कर लगाया था वो अनुचित तरीके का रहा है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता से ही धन लिया, परंतु अनुचित तरीके से कर लगा करके उनसे धन निकलवाया और अपने साम्राज्य के हित के लिए उसने कार्य किया। यहाँ तक कि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि जो चंद्रगुप्त रहा है वह ये कहता था कि जो राजा चाहे वह उचित नहीं है,
बल्कि जो जनता चाहे वही उचित है। और राजा का ये धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए उत्थान हेतु कुछ ऐसा कार्य करे जिससे जनता उसे सदैव उसके प्रति सद्भावना रखे और उसके साथ सही आचरण करे, साथ ही साथ में उसके लिए हमेशा कभी कोई ज़रूरत पड़े तो जनता सदैव उसका सहयोग करे। इस तरीके की बातें हमें चाणक्य की अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की कि वह महान विजेता तो था ही वरन एक योग्य शासक भी रहा है, क्योंकि उसके प्रशिक्षण इत्यादि का जो कार्य था वो चाणक्य ने किया था। और चाणक्य एक स्वयं ही बहुत बड़े, देखा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी कि बहुत बड़े विश्वविद्यालय का एक गुरु रहा है। और यही उद्देश्य से, चूंकि उसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है वह अखंड भारत का था, और अखंड भारत जैसे उद्देश्य को लेकर के ही वह घनानंद के पास गया था। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर के उसने उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में भर्ती करवाया और उसके प्रशिक्षण इत्यादि का उसने कार्य किया। और इसी दौरान जब उसे पूरी तरीके से प्रशिक्षित कर दिया तब उसने अखंड भारत जैसे अपने सपने को साकार किया चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह सदैव चाणक्य के साथ रहता था और चाणक्य द्वारा परामर्श लेना, क्योंकि चाणक्य स्वयं उसका प्रधानमंत्री रहा है और जो भी चीज़ें चाणक्य कहता था वह निसंकोच बिना किसी सोच के, बिना किसी परेशानी के धारण करता था और उस कार्य को अवश्य करता था, क्योंकि चाणक्य जैसा विद्वान अपने भारत में अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, इसके पश्चात उसने विभिन्न सामाजिक जो वर्ग था उसके उत्थान हेतु कार्य किया, यानी कि जितने भी जो नौकरशाही पद्धति तो थी, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नौकरशाही पद्धति तो थी परंतु दास प्रथा का उल्लेख जो है उतना नहीं था। ये बात मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका पुस्तक में लिखी है कि दासों की व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, यानी कि दासों के उत्थान हेतु उसने इतना अच्छा कार्य किया था कि दासों को किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं थी। और ऐसा संभवतः प्रतीत होता है जैसे मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान दास प्रथा थी ही नहीं। एक सीधी सी बात है, यदि आपके घर में कोई नौकर है और उसे आप नौकर की तरह नहीं रखते हैं बल्कि उसकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और वह भी आपकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, तो वो अपने स्वयं को, अपने आप को नौकर नहीं समझेगा। ठीक है, इसके अलावा उसने जितने भी सामाजिक वर्ग थे उनके मालिकों से, उनके यानी कि सामाजिक वर्ग के मालिकों के अत्याचार से बचाने हेतु, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने हेतु, अच्छा बर्ताव करने हेतु चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे कार्य किए। इस तरीके से जब 10 से 12 वर्ष के पश्चात उसने साम्राज्य को पूरी तरह से, देखा जाए, प्रजा को सुख दे दिया। अब प्रजा जो है उसके साथ ईमानदारी से कार्य करने लगी। अब कहा जाता है कि उस समय जब सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी तो सिकंदर का भी जो क्षेत्र था वो 2 भागों में बंट चुका था। 2 भागों में कैसे, यानी कि एक तो उत्तरी देखा जाए तो यूरोप का जो क्षेत्र था और एक तरफ दक्षिणी का यूरोप, जिसमें भारत के ऊपर जो अफगानिस्तान, ईरान, इराक जो अन्य क्षेत्र थे जो सिकंदर ने लगभग जीते थे, तो ऊपरी जो क्षेत्र था वो निर्याकस को दे दिया गया था, जबकि दक्षिणी का जो क्षेत्र था, दक्षिण का जो क्षेत्र था वो उसने सेल्यूकस निकेटर को दिया था मरने से पहले। अब सेल्यूकस निकेटर जब उस संपूर्ण क्षेत्र का स्वामी बन गया तो उसने सिकंदर का जो अधूरा ख्वाब था संपूर्ण विश्व को जीतना, तो उसने उसी अधूरे ख्वाब को पूरा करने हेतु लगभग ईसा मसीह के जन्म के 305 ईसा पूर्व यानी 305 वर्ष पहले उसने भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही भारत पर आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने किया तो चंद्रगुप्त मौर्य का कोई विरोध तो था नहीं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध सेल्यूकस निकेटर से तो कोई था नहीं। तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध करने हेतु चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली अपनी सेना भेज दी। जब सेना को सेल्यूकस निकेटर ने हरा दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है
कि वह गुस्से से स्वयं पहुंचता है और 5 से 10 मिनट के अंदर जो सेल्यूकस निकेटर के आसपास की सेना थी उसको गाजर मूली की तरह काटता हुआ सेल्यूकस के पास पहुंच जाता है और एक बार में ही सेल्यूकस निकेटर को धरती पर गिरा देता है। तुरंत सेल्यूकस निकेटर जो है हाथ जोड़ करके बैठ जाता है कि मुझे क्षमा करो, क्योंकि अब चंद्रगुप्त उसे मार सकता नहीं था, क्योंकि दयालु तो था ही, साथ में सेल्यूकस निकेटर से उसका कोई विरोध नहीं था। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने ये कहा कि अब तुम हार चुके हो तो तुम्हें जो है मुझे कुछ क्षेत्र देना चाहिए। परंतु सेल्यूकस निकेटर ने तुरंत प्रार्थना की कि ऐसा कहानी है कि महाराज मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो चुका था और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि घनानंद की बहन नंदिनी उसकी पत्नी थी, एक उसके मंत्री की बेटी थी जिसका नाम था दुर्वरा। इसी दुर्वरा से जो उत्पन्न संतान थी वो बिंदुसार थी, और जो सेल्यूकस निकेटर की पत्नी थी उसका नाम था हेलना, या इसी का नाम कार्निलिया भी मिलता है। ठीक है, कार्निलिया भी मिलता है। तो ये 3 पत्नियों के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नियों के उल्लेख मिलते हैं। देखिए, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की कई सारी पत्नियां थी, लेकिन प्रमुखतः जो थी जिनके बारे में इतिहास में उल्लेख है तो ये 3। इसके अलावा भी अन्य कहीं पे अगर मिलता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हेलेना से जब विवाह का प्रस्ताव जो है सेल्यूकस निकेटर ने रखा, तो सेल्यूकस निकेटर की इन बातों को सुनकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले तो ऐतराज जाहिर किया कि मैं वैसे भी पहले से विवाहित हूँ, शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही ये बात उसने कही, परंतु सेल्यूकस निकेटर जो है विनम्र भाव से विनती करने लगा। अंततः ये होता है कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्निलिया से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने कहा गया कि 4 क्षेत्रों को दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ये चारों क्षेत्र आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया गया था, और 3 सही ऑप्शन रहते हैं और 1 गलत ऑप्शन रहता है। इसी वजह से आपको मैं वो चारों क्षेत्र बता देता हूं। उन चारों क्षेत्र को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां मैं किनारे लिखे दे रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्षेत्र था दोस्तों एरिया। ठीक है, क्षेत्र का नाम यहां पे लिखे दे रहा हूं, क्षेत्र का नाम पहला था एरिया, दूसरा था जेड्रोसिया। अभी इनके ओरिजिनल नाम भी बताऊंगा, ये उस समय पे यूनान में चूंकि इस भाषा में कहे जाते थे। तीसरा था हेरात। ठीक है, इसको एक और नाम से ध्यान रखिएगा कहा जाता था, जिसको कहते थे पेरीपेमी सदाई। ठीक है, और जो चौथा आपका क्षेत्र रहा है वो था आराकोसिया। ठीक है, ये देखिए, ये 4 क्षेत्र क्या थे कि दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दिए थे। एरिया किसे कहा जाता था दोस्तों, काबुल को कहा जाता था। काबुल के बारे में जानते हैं, अफगानिस्तान में ही पड़ता है काबुल। ठीक है, जहां का राजा कौन था, बाबर था। ठीक है ना। जेड्रोसिया, अब जेड्रोसिया कहाँ था दोस्तों, तो जेड्रोसिया को मैं बता दूं कि जो मकरान का क्षेत्र रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में मकरान का क्षेत्र मिलता है, ये वर्तमान में कहाँ है, बलूचिस्तान। हेरात जो पेरीपेमी सदाई था, ये भी कहाँ पड़ता है दोस्तों, बलूचिस्तान। हालांकि उन 4 क्षेत्रों में हेरात नहीं कहा जाता था, पेरीपेमी सदाई कहा जाता था। पेरीपेमी सदाई को वर्तमान में हेरात कहा जाता है, और हेरात कहाँ है, बलूचिस्तान में। जो आराकोसिया था वो आपका कहाँ का क्षेत्र था, कांधार। काबुल और कांधार आपने सुना होगा। ये 4 क्षेत्र जो है किसने दिए थे, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे।
ठीक है। इसके पश्चात जब ये 4 क्षेत्र उसने दे दिए तो कहा जाता है कि लगभग 30,000 हाथी उपहार में, या कई जगह पे मिलता है कि 500 हाथी उपहार में किसने दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। ठीक है, 305 ईसा पूर्व की लगभग ये मैं बात कर रहा हूँ। उसका शासनकाल कितना रहा है? 298 ईसा पूर्व तक, यानी कि अब 4 से 6 साल पश्चात उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब जीवन के अंतिम समय में उसने पहले ही अपना जो उत्तराधिकारी रहा है वो बिंदुसार को घोषित कर दिया था। बात यहाँ भी आ जाती है कि बिंदुसार की जब अपन कहानी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका नाम बिंदुसार पड़ा, इसकी माता थी, माता की मृत्यु हो गई थी, जिसका लांछन लगा था चाणक्य के ऊपर, ये सब कहानी अपन बिंदुसार में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही अगर पूरा देख लेंगे तो बिंदुसार फिर रह जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में एक व्यक्ति इसको मिलता है और अब वह धर्म कर्म के काम के उद्देश्य से एक व्यक्ति की मुलाकात होती है भद्रबाहु। जैन धर्म में मैंने आपको इसका नाम बताया था, और भद्रबाहु से मुलाकात करके इसी से ये जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है। जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात यह जो है उसी समय मगध पर 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने पर ये भद्रबाहु के साथ कहाँ चला जाता है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ये जब चला जाता है तो उसके पश्चात जो है ये लौट करके भी जब आता है, कहते हैं ऐसा, चूंकि भद्रबाहु ने इसको शिक्षा बहुत पहले दे दी थी, और बहुत पहले देने के पश्चात क्या हुआ था कि जब ये बाद में रिटर्न आया था मगध में, लगभग ऐसा कहते हैं कि 298 ईसा पूर्व में जब ये बाद में रिटर्न आया था, तो रिटर्न आने के पश्चात देखिए समझिएगा, बहुत ही कन्फ्यूज़न ये हो जाता है। लोग कहते हैं कि जब 12 वर्ष का अकाल पड़ गया तो ये तो था ही नहीं, राज्य में युद्ध कैसे किया? नहीं, जैन धर्म की शिक्षा इसने भद्रबाहु से ग्रहण कर ली थी। जैन धर्म को मानता था, बल्कि अन्य धर्मों के प्रति यह सहिष्णु था, यानी कि सभी धर्मों का आदर करता था। यहाँ तक कि जो आपके मेगास्थनीज है उसकी इंडिका पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि यह ब्राह्मणों का भी सम्मान करता था। ठीक है, तो यहाँ से जब भद्रबाहु 12 वर्ष के लिए कर्नाटक चले गए थे तो यह कर्नाटक मिलने गया था किससे? भद्रबाहु से, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और उसी पश्चात भद्रबाहु को जब बुलाने गया कि अब अकाल यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो भद्रबाहु वापस आते हैं और भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मतभेद हो जाता है। मतभेद के कारण जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। ये कहानी मैंने आपको लगभग बता दी थी। ठीक है, आज जब मतभेद होने के पश्चात इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मतभेद होने से रोका कि आप लड़ाई मत करिए बल्कि बैठक कर लीजिए, तो यही कहा जाता है कि लगभग 298 ईसा पूर्व में जैन धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। ठीक है, जैन धर्म की इस प्रथम संगीति में जो है जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है, इसके पश्चात 298 ईसा पूर्व जब जैन धर्म की प्रथम संगीति हो गई और जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, उस समय उसने अपना संपूर्ण क्षेत्र अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ में कहाँ चला गया था? तो भद्रबाहु के साथ में ये चला गया स्वयं कर्नाटक श्रवणबेलगोला, और एक पद्धति अपनाई संथारा पद्धति, जिसे संलेखना पद्धति भी कहा जाता है, जिससे जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं? अपने प्राण, जैन संत जो होते हैं अपने प्राण त्यागते। तो उसने भी संथारा पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है अपने प्राण त्याग दिए। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण शासनकाल यहाँ से समाप्त हो गया और अगला जो शासनकाल आता है वो बिंदुसार का आता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन बिंदुसार की जानकारी और साथ में अशोक के आधी जानकारी अपन ले लेंगे, क्योंकि बिंदुसार और अशोक को थोड़ा सा एक साथ हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो कहानी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में पुनः। तो आज इस वीडियो को आप बढ़िया से देखें और लोगों में शेयर भी करिए। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हमारे अपलोड हो समय समय पर आप उस वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। ध्यान रखिएगा, पूरा इतिहास के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के भारत का इतिहास
या भारतीय इतिहास करके प्लेलिस्ट है, और उसमें आप जाके मेरे संपूर्ण लेक्चर को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।